नेक्स्ट है अपना पार्ट सी। पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस VSEPR थ्योरी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। जो आपकी वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कोवैलेंट मॉलिक्यूल के शेप को। तो सबसे पहले अपन देखेंगे VSEPR थ्योरी, क्या बोलते हैं हम इसको, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। सबसे पहले देने वाले आपके साइंटिस्ट थे गिलेस्पी एंड नाइलोम। इन दोनों साइंटिस्ट ने VSEPR थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। VSEPR थ्योरी के कुछ रूल्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट रूल आपको ये बताता है कि आपका जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सराउंडिंग जो एटम होंगे वो अगर एक जैसे हैं और उनमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो उनकी जो आकृति होगी वो रेगुलर होगी, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टोर्शन नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं हम? फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है? रेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूं तो CH4 सेंट्रल एटम है आपका कार्बन, इससे जुड़े हुए आपके साइड एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। चारों के चारों हाइड्रोजन आपके बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं और चारों के चारों एटम भी क्या है आपके? सेम है। तो इसका जो शेप होगा वो आपका टेट्राहेड्रल होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टोर्शन इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल में SF6 का लेती हूँ तो इसमें भी आपका जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है और इसकी जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है? फ्लोरीन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से, ये आपके सराउंडिंग एटम आ गए, एक जैसे हैं, और सारे के सारे क्या है आपके? बॉन्ड पेयर हैं। देयर इज नो सिंगल लॉन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी आपकी? सॉरी, शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफलकीय। ओके। सेकेंड रूल आपको VSEPR थ्योरी में ये बताता है कि अगर आपके लॉन पेयर के बॉन्ड पेयर के साथ में लॉन पेयर भी प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि लॉन पेयर की वजह से लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण। और उसी प्रतिकर्षण के कारण जो आपका शेप होता है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो रूल सेकेंड आपको क्या बताता है? मेरे पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर लॉन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, तो इनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है, और उसी रिपल्शन के कारण उनका जो बॉन्ड एंगल है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, जो ओरिजिनल होगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें लॉन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम होता है आपका बॉन्ड पेयर के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन इसको एक्सप्लेन करें तो हमारा NH3 अमोनिया एक लॉन पेयर होता है, H2O दो लॉन पेयर होते हैं। अगर हम इनका डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है आपका। ये एक लॉन पेयर होगा
अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस लोन पेयर के और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और इसी रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे। जैसे ही ये दोनों बॉन्ड दूर दूर जाते हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है। अगर हम H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर आपके 2 लोन पेयर होंगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। जैसे ही रिपल्शन हुआ, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आकर्षण होता है तो कोई भी 2 एटम या मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, लेकिन अगर हम प्रतिकर्षण की बात करते हैं तो वहां पर वो दोनों चीजें एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करती हैं। तो आप खुद ही सोचे कि ये दोनों लोन पेयर जो है एक दूसरे को दूर करेंगे। अगर ये लोन पेयर है आपके एक दूसरे से दूर हटे तो यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर हैं ये पास पास में आ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, पास में आ जाएंगे। मतलब ये जो आपका बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 104.5 डिग्री आपका क्या होता है, वाटर का बॉन्ड एंगल होता है। नेक्स्ट आपका रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपको ये बताता है कि आपका कोई भी सेंट्रल एटम है, इससे आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहां पर मेरा क्लोरीन है और सेम मैंने यहां पर ब्रोमीन ले लिया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो विद्युत ऋणी आपका अणु है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपके जो फॉस्फोरस हैं इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लोरीन क्या करता है, विद्युत ऋणता की अधिकता की वजह से ये फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के, ये क्लोरीन के खुद की तरफ खींचने की वजह से क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि मैं ये कह दूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई, आपका इन दोनों के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो ज़्यादा हो गया। अब जैसे ही गैप ज़्यादा हुआ, इनके बीच का प्रतिकर्षण या रिपल्शन कम हो गया। अब जब रिपल्शन कम होता है तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में भी एज इट इज यही चीज़ होती है। क्लोरीन जो होता है अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे रखते हैं, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, ये इस तरह का अपन का ऑर्डर होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा क्या हो गया, Pi3, फिर आपका हो गया PBr3, उसके बाद हो जाएगा आपका PCl3 और फिर हो गया आपका PF3। ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको ये बताता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल है तो भी क्या हो रहा है, उनका जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर H2O का और दूसरा लिया है मैंने H2S का। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाए तो वो इस तरह का होगा। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं आपके, 2 लोन पेयर। एज इट इज जो आपका सल्फर है उसके पास भी कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब जब लोन पेयर बराबर है, बॉन्ड पेयर भी बराबर है, तो इनका बॉन्ड एंगल भी तो बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा H2 है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 10.5 डिग्री आता है
और जो आपका H2S में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है ये आपका 92.2 डिग्री आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम है इसके पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के अंदर क्या होता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और इसी वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इन लोन पेयर को मूवमेंट करने के लिए जगह मिल जाती है और इनमें H2O की कंपैरिजन में ज़्यादा रिपल्शन होता है और उसी ज़्यादा रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे रिपेल करेंगे तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, VSEPR थ्योरी में आपको बस यही लिखना है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं और जो थ्योरी मैंने बोली है वो आपको रिटर्न में लिखनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नोट्स ऑन वंडर वॉल्स फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वंडर वॉल्स फोर्स के ऊपर आपको डिटेल में लिखना है। वंडर वॉल्स फोर्स क्या होते हैं आपके? वीक नेचर के होते हैं। फर्स्ट, दूसरा कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है इनके बीच में। सबसे पहले बने वाले आपके साइंटिस्ट थे डच साइंटिस्ट जे वंडर वॉल्स। इन्होंने 1873 के अंदर इन्होंने बताया कि जो आपके कोई भी पार्टिकल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर आपके एटम्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो एक अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हमने वंडर वॉल्स फोर्स बोला है। इनकी जो प्रकृति होती है बहुत ही वीक होती है, वीक नेचर के होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं। अगर आपके दो एटम का बीच का गैप ज़्यादा है तो इनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इसमें एक चीज अपन और क्या लिख सकते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम टाइम के लिए, और लो रेंज वाले होते हैं। अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में तो आपका वंडर वॉल्स फोर्स वहां पर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक आपका कोई भी आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है, और एक आपका डाइपोल मॉलिक्यूल है। डाइपोल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। यानी कि एक नेगेटिव पोल होगा और दूसरा पॉजिटिव पोल होगा। इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मैंने क्या बोला, वापस सुने आप सभी। मैंने कहा है अगर हमारा कोई भी आयन है, पॉजिटिव हो सकता है आयन हमारा, नेगेटिव हो सकता है, और एक आपका डाइपोल है, द्विध्रुव वाला कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है। मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया H2O। अब H2O में आप ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाला होता है और जो हाइड्रोजन होते हैं वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, यानी कि दोनों के अंदर डाइपोल प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूं मैं एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल है आपका डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। आपने क्या किया है? वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने NaCl को डिसॉल्व किया है। अब अगर NaCl को आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो NaCl जो है आपका ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहला आपका Na+, ये आयन बन गया आपका, और दूसरा आपका बन गया Cl-।
ठीक है, ये है आपका Cl-। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये आयन है, ये क्या करेगा, उस पोलर सॉल्वेंट के ऑपोजिट पोल को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी सरफेस के ऊपर लाने की कोशिश करेगा या फिर उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल के पोल्स हैं, ये पॉजिटिव है तो वाटर के नेगेटिव पोल को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव पोल इसका जो कि हाइड्रोजन का है और नेगेटिव पोल किसका है, आपका ऑक्सीजन का। कुछ इस तरह से आपका ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के बीच में लगने वाला फोर्स, आयन और डाइपोल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही आपका डायन पोल इंटरेक्शन कहलाता है। ये तो हो गया आपका केटाइन। अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन में क्या होगा, जो आपका वाटर सॉल्वेंट है उसकी पॉजिटिव साइड आके अटैक करेगी, ऐसा लिख सकती हूं मैं, प्लस प्लस। ये आपके हाइड्रोजन है जिनके ऊपर पार्शियली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपकी नेगेटिव साइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा एनाइन और ये है हमारी पोलर साइड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें एक आयन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल प्रेजेंट होगा, द्विध्रुव प्रेजेंट होगा। सेकंड है आपका डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो डाइपोल प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे आप H2O, अभी हमने बात करी है, HF, NH3, ये सारे क्या है, वो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर डाइपोल प्रेजेंट होता है, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव दोनों साइन प्रेजेंट होंगे। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये मेरा सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोराइड का, ये क्या हो गया आपका H एंड F। अब जो हाइड्रोजन है आपका वो क्या है, पार्शियली पॉजिटिव पोल वाला है, और जो फ्लोरीन है वो पार्शियली नेगेटिव पोल वाला है। एज इट इज यहाँ पर भी हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को रखेगा और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज को रखेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके इस डाइपोल का नेगेटिव पोल नेक्स्ट डाइपोल के पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसी बॉन्ड को हमने क्या बोला है, डाइपोल इंटरेक्शन। आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन से वीक होता है। आप बोल सकते हैं कि जो आपका आयन डाइपोल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा डाइपोल इंटरेक्शन से। ओके, हाँ, एक चीज यहां पर और है कि जो आपका डाइपोल इंटरेक्शन है इसको आप कीसम फोर्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कीसम फोर्स। अगर कभी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कीसम फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये चीज याद रखने वाली है, आप इसको याद रखेंगे। थर्ड है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपका ऐसा एटम जो कि नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल आर्गन या नोबल गैसेस नॉन पोलर होती है, ठीक है। अगर मैं उस आर्गन के मॉलिक्यूल को किसी ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के पास लेके जाऊं जो कि पोलर प्रॉपर्टी का होता है, तो वो क्या करेगा, उस ऑर्गन को भी इंटरेक्शन के थ्रू पोलराइज कर देगा। ध्यान से समझे मेरी बात को, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है, मैंने ले लिया यहां पर आर्गन, ठीक है।
दूसरा मेरे पास ऐसा पोल जो कि क्या है, पोलरिटी रख रहा है, ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसके साथ में इंटरेक्शन करेगा कुछ इस तरह से, और एक इस तरह से इंटरेक्शन करके ये क्या कर रहा है, इंडक्शन, डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन। इसको आप लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली कि इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण होता है मॉलिक्यूल का, उसको ये क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, लंदन फोर्स भी बोलते हैं आप इसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। इसके एग्जाम्पल है आपके Cl2F2। यहां पर मैंने ये बना लिया है एक मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा। ओके, अगर यहां पर आपका नेगेटिव पोल है, नेगेटिव साइड है, और इधर आपकी पॉजिटिव साइड है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। तो यहां पर हम ये अट्रैक्शन बता सकते हैं, ये इंटरेक्शन होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। इसको हमने बोला है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है आपका, Cl2F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सीमेंट, एक्सप्लेन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि आप इजीली इसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शंस वगैरह होता है तो इसको बहुत इजीली देख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ होती है। एक ऐसा मटेरियल जो कि आपके चूना पत्थर या फिर क्ले या मिट्टी से मिलकर बना हुआ होता है और एक एडेसिव प्रॉपर्टी का होता है, यानी कि दो कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब हम घर वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ईंटों को सीमेंट से ही जोड़ते हैं। तो सीमेंट पर्टिकुलर क्या हो गया, एक ऐसा मटेरियल जो कि दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि बाइंडिंग का काम करता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो मेरा सीमेंट है एक ऐसा मटेरियल है जो कि बाइंडिंग का काम करता है। किसका काम करता है, बाइंडिंग का। दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। कैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एडेसिव प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, अब इसमें आपसे आगे पूछा गया है रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कोई भी सीमेंट होती है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थों का अपन इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपको लिख रही हूं, आप नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड आपकी सिलिका SiO2, थर्ड हो गया आपका एल्यूमिना Al2O3, फोर्थ हो गया आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3, फिफ्थ हो गया आपका जिप्सम।
CaSO4.2H2O, फॉर्मूला याद रखेंगे जिप्सम का। ये है आपके रॉ मटेरियल जो कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट आपसे पूछा गया है सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जमना। आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि जब घर वगैरह बनते हैं तो सीमेंट को सेट होने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत होती है यार। ओके, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट है आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये आपके दो प्रोसेस को फॉलो करता है, इनिशियल और फाइनल। सबसे पहले है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटे में आपकी जो रिएक्शन होती है सीमेंट की सेटिंग में, वो क्या होती है? अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म अ कोलाइडियल जेल ऑफ द कंपोजिशन। बोला गया है कि जो आपकी सीमेंट होती है, जब आप उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट आपका ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड उस वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और उस एब्जॉर्प्शन को हमने क्या बोला है? हाइड्रेशन। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या करेगा? एक कोलाइडियल जेल का फॉर्मेशन करेगा, और वो कोलाइडियल जेल किस कंपोजिशन की होगी? कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अब ये जो आपकी जेल है ये क्या होगी? धीरे धीरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जमनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या लिखा है? द जेल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग स्लोली रिएक्ट विद जिप्सम। जो आपकी जेल ऊपर बनी है ये वाली, ये क्या करेगी? फर्दर जिप्सम के साथ में रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हमने क्या बोला है? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें बोला है रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 डेज। जो ऊपर वाला पोर्शन हमने पढ़ा था वो इनिशियल 24 आवर्स के लिए था कि क्या होता है। अगर 1 to 7 डेज की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो आपके ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनेट है, ये दोनों क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज होंगे, और हाइड्रोलाइज होने के बाद में ये आपके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका निडल शेप की सीमेंट का फॉर्मेशन करता है, और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो उसी सीमेंट को हार्ड करने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा ये क्या करेंगे? हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइज दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और सीमेंट को सेट होने में मदद करेंगे। ये आपका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन विद रीजन। रीजन के साथ में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। जो आपका बोरोन होता है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बोरोन होता है वो हमारा सबसे इनिशियल एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक की शुरुआती कहाँ से हो रही है? हमारी बोरोन से हो रही है। ये क्या होता है? इनिशियल एलिमेंट होता है बोरोन फैमिली का, और इनिशियल एलिमेंट होने की वजह से इसकी जो साइज होती है, इसकी जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? दूसरों से बहुत ही छोटी होती है, और छोटी साइज होने की वजह से इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस से या नाभिक से क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। दैट्स वाई आपका जो बोरोन है ये एक कोवैलेंट नेचर का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, ना कि आयनिक कंपाउंड की तरह या आयनिक फॉर्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलिकॉन कार्बाइड इज एज हार्ड एज डायमंड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है आपका डायमंड की तरह हार्ड होता है, ऐसा क्यों? हम ये जानते हैं कि जो हमारा डायमंड है ये क्या होता है? टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट वाला होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है इसका? टेट्राहेड्रली, या हम इसको बोल सकते हैं क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। कार्बन के जो एटम होंगे वो टेट्राहेड्रली बहुत ही ज्यादा क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे।
कोई भी आपका मॉलिक्यूल हार्ड कब होता है? जब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो हम क्या यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो आपका डायमंड है वो टेट्राहेड्रली क्लोजली पैक्ड होता है, इसीलिए वो हार्ड होता है। एज इट इज अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो सिलिकॉन और कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है। और मैंने अभी भी बताया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा करीब इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बनते हैं। तो ये कोवैलेंट नेचर और साथ ही साथ में टेट्राहेड्रल, डायमंड की तरह ये भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग होता है या फिर हार्ड होता है, या यूँ बोल सकते हैं कि 18% मोर हार्ड होता है, 18% ज़्यादा डायमंड से ये कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCl3 गेट हाइड्रोलाइज वेयर एज NF3 डज नॉट। NCl3 जो होता है वो का हाइड्रोलाइज हो जाता है लेकिन NF3 नहीं होता है, ऐसा क्यों? अगर हम NF3 की बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों के पास में ही कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो इनर्ट होता है, इनर्ट एंड स्टेबल। क्या होता है, इनर्ट एंड स्टेबल। लेकिन अगर हम NCl3 की बात करते हैं तो आपका जो क्लोरीन है इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और इसी वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं और उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या होते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जबकि NF3 में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आपका जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है वो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड से वीक है, ऐसा क्यों? ये है आपका फ्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ऐसे अपन देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो हमारी साइज होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी साइज भी बढ़ेगी। अब साइज बढ़ रही है तो होना क्या चाहिए कि जो बॉन्ड लेंथ है, भाई साइज बढ़ रही है मतलब बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो होना क्या चाहिए कि जो क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है, क्लोरीन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो फ्लोरीन फ्लोरीन से क्या होनी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब कम होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्लोरीन क्लोरीन से वीक है, जबकि इसकी साइज भी छोटी है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका फ्लोरीन एटम है उसकी जो साइज है वो एक्सट्रीम लेवल पे छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और उसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है, आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो वीक होता है। एक दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन धक्के देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है या वीक हो रहा है। तो यही कारण है कि जो फ्लोरीन फ्लोरीन होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्लोरीन क्लोरीन से वीक होती है, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ में एक्सट्रीम लेवल पे छोटी साइज का होता है। इस वजह से इसके जो खुद के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है आपको डिफाइन करना है। तो लिखा है मेनी आयनिक कंपाउंड्स आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल एजी सॉल्ट यानी कि आपका AgCl क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। Equations are written to represent the equilibrium between the compound and the ions present in a saturated aqueous solution। आपका AgCl है, अभी सॉलिड फॉर्म के अंदर यहाँ पर सबसे पहले किस में चेंज होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसको आप ऐसे समझें कि आपका AgCl है, ये है आपका AgCl, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, पहले एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर ये AgCl एक्वस में चेंज होगा और उसके बाद में ये फर्दर क्या हो जाएगा, आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, Ag+ और Cl-।
ये बन गए आपके आयंस, ठीक है। तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो वो आपका क्या होगा, ये आपका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है Ag प्लस और Cl माइनस अपॉन AgCl। अब हमें तो सिर्फ आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, हमें यहाँ पर इस खुद आयन से कोई मतलब नहीं है, ये आयन तो इधर रह गया आपका, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके आयन बने हैं Ag प्लस और Cl माइनस, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इनकी जो Ksp वैल्यू होती है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, वो क्या लिख सकते हैं, Ksp इजिकल्स टू Ag प्लस एंड Cl माइनस। क्या लिख सकते हैं, Ksp इजिकल्स टू Ag प्लस एंड Cl माइनस। इस तरह से ये आपका हो गया Ag प्लस और यहाँ पर हो गया आपका Cl माइनस, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम में होता है या फिर बराबर में होता है। यहाँ पर एक वर्ड आपका यूज हुआ है, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर आपने अगर 1 मोल NaCl को या 1 मोल AgCl को घोला है तो वो कंप्लीटली उसके अंदर डिसोल्व हो गया है। अगर मैं उस सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में NaCl ऐड करती हूँ तो वो आपका डिसोल्व नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने क्या भरा है, वाटर, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डाला है, NaCl सॉल्यूट आपका आपने इसमें ऐड कर दिया। अब जितना आपने, मैंने मान लो 1 ग्राम डाला, 1 ग्राम NaCl मैंने क्या किया, इस बीकर के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही मैंने 1 ग्राम NaCl इस सॉल्वेंट के अंदर डाला है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। लेकिन अगर मैं और एक्सेस में NaCl को ऐड करना चाहूँ तो वो फर्दर क्या होंगे, अभी अगर ये पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, यानी कि एक सांद्रित विलयन। लेकिन मैं अगर और ज़्यादा NaCl के मोल्स को ऐड करना चाहूँ तो वो मोल्स इसमें डिसॉल्व नहीं होके यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब समझ में आ गया, सॉल्यूट का 100% आयन की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाना कंप्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करेंगे जो जो हमने पढ़े हैं, और इस पेपर को अच्छे से कंप्लीटली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।